नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं, परंतु उसमें कुछ अंतर होते हैं जिनके कारण कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। जैसे वो शब्द हैं सरकार क्या है और शासन क्या है। कभी कभी सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी कभी शासन शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो हालांकि सरकार ही शासन है, सरकार और शासन अलग शब्द नहीं है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। दूसरा शब्द का प्रयोग करते हैं कि शासन और प्रशासन में क्या अंतर है। तीसरा एक है अभिशासन, जिसे हम लोग गवर्नेंस कहते हैं। और समस्या हो जाती है जब हम गवर्नमेंट शब्द का यूज करते हैं और कहीं कहीं हमें गवर्नेंस दिखा होता है। गवर्नेंस का तात्पर्य होता है अभिशासन। गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या अंतर है। तथा दूसरा ये कि अभिशासन एवं सुशासन अर्थात गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस में क्या अंतर है, इत्यादि को आज हम लोग देखेंगे। तो पहली चीज ये जानकारी हो गई, सरकार ही शासन है, इनमें कोई फर्क नहीं है दोनों में, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सरकार के संदर्भ में कहा जाता है कि नीति निर्माताओं का एक समूह होता है जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं, यानी निर्वाचित प्रतिनिधियों का वह समूह जो नीतियों का निर्माण करता है वह सरकार कहलाता है। सरकार के या शासन के, गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, सभी को पता है। एक व्यवस्थापिका जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं, दूसरी कार्यपालिका इसे हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव, तीसरी न्यायपालिका जिसे ज्यूडिशरी बोली जाती है। व्यवस्थापिका का मुख्य काम होता है कानून का निर्माण, कानून निर्माण। व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य कानून का निर्माण करना होता है। तो जो कानून बन गए हैं उनके संदर्भ में लोगों को वह लाभ भी पहुंचाया जाए, तो इसके लिए नीतिगत निर्णय लेती है। न्यायपालिका का कार्य होता है कि बहुत सारे विवाद उत्पन्न होते हैं, जैसे व्यक्ति व्यक्ति का विवाद उत्पन्न हो गया, व्यक्ति का राज्य के साथ विवाद उत्पन्न हुआ, तो ये जो विवाद की स्थिति है, ये जो उत्पन्न होने के पश्चात एक निर्णय देती है जिसे जजमेंट बोलते हैं, यानी यह विवादों के संदर्भ में निर्णय देती है। तो जो शासन के, सरकार के जो 3 अंग हैं, पहले का काम व्यवस्थापिका जिसका काम है कानून का निर्माण करना, दूसरा कार्यपालिका जिसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, इसका काम है यदि कानून के निर्माण हो गए होंगे तो जाहिर सी बात है वो जनता के लाभ को की दृष्टि में रख करके गए होंगे, तो उस कानून के आधार पर नीतिगत निर्णय ले, यानी कोई योजनाओं का निर्माण करे और उन योजनाओं के माध्यम से लोगों तक लाभ पहुंचा सके। तथा न्यायपालिका का मुख्य कार्य है जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनके संदर्भ में निर्णय ले। इन तीनों के जो कार्य हैं, कानून का निर्माण करना, दूसरा नीतिगत निर्णय लेकर के योजनाओं का निर्माण करना, योजनाएं, पॉलिसी इत्यादि बनाना, तीसरा ये कि विवादों की स्थिति में जो विवाद उत्पन्न होते हैं उससे संबंधित निर्णय अर्थात जजमेंट करना। तो तीनों ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन इसे लागू कौन करे, क्योंकि व्यवस्थापिका के सदस्यों की संख्या यदि आप लोग जानते होंगे 552 अधिकतम हो सकती है, लेकिन अभी वर्तमान में 545 सदस्य हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के व्यवस्थापिका का निर्माण करती है। तो बात यह है कि कानून का निर्माण हो गया, नीतिगत निर्णय भी ले लिए गए, लेकिन नीतिगत निर्णय वाले मुट्ठी भर लोग हैं। जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे वही नीतिगत निर्णय लेंगे, तथा जो जजों की संख्या है वो भी सीमित है। अब निर्णय ले लिए गए, लेकिन इनको लागू कौन कराए, तो बात आती है फिर प्रशासन की। प्रशासन का तात्पर्य यही होता है, प्रशासन। इसमें अगर आप लोग देखें तो ये जो प्रा है, प्रा उपसर्ग से प्रशासन बना है। प्रा का तात्पर्य होता है जो बाद में आए, यानी जो शासन के बाद आता है उसे हम लोग कहते हैं प्रशासन। तो शासन का काम हो गया कानून बनाना, नीतिगत निर्णय लेना तथा जुडिशियल यानी जजमेंट करना इत्यादि कार्यों को लागू करने के लिए प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कहा जाता है कि बिना शासन के प्रशासन नहीं हो सकता और बिना प्रशासन के
शासन नहीं किया जा सकता। देखते हैं यह व्यवस्थापिका जो है लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। आप लोग जानते हैं लोकसभा के संदर्भ में यदि बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं निम्न सदन। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन के नाम से जानी जाती है। तथा जो लोकसभा है इनमें जो एमपीज जाते हैं वो सीधे जनता के द्वारा इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है तथा 5 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए। तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, सीधे जनता इनका चुनाव नहीं करती और इनका चुनाव कितने साल के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए इनका चुनाव होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के किसी भी कानून का निर्माण करते हैं। थोड़ा सा यहां यह समझना होगा कि जो भारतीय संसद है वो 3 अंगों से मिलकर के बनी है। आर्टिकल 79 देखें तो 79 के अनुसार भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा, इन तीनों से भारतीय संसद का निर्माण हुआ है। अब बात आती है जो ये भारतीय संसद है इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनमें से कुछ सदस्यों को मंत्री पद दिया जाता है। अब इसमें से वो सदस्य लोकसभा के भी हो सकते हैं और राज्यसभा के हो सकते हैं और इनके मंत्रियों को हम लोग कहते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, मंत्रिपरिषद से भी एक छोटी इकाई होती है जिसे हम लोग मंत्रिमंडल कहते हैं। मंत्रिमंडल यानी ये मंत्रिपरिषद के सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, मंत्रिमंडल। अब समझने वाली बात यह है कि मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री आते हैं। कहीं कहीं पे सचिवों को भी लिया जाता है तो 4 प्रकार के हो जाते हैं। एक तो कैबिनेट स्तर के मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री और तीसरे अधीनस्थ मंत्री। जबकि मंत्रिमंडल के अंतर्गत केवल प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट मंत्री के सदस्य आते हैं। तो इस प्रकार से ये समझते हैं कि जो अपनी कार्यपालिका है, कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक तो राजनैतिक कार्यपालिका और दूसरी गैर राजनीतिक कार्यपालिका। राजनैतिक कार्यपालिका और गैर राजनैतिक कार्यपालिका। राजनैतिक कार्यपालिका के अंतर्गत ये जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य हैं सभी सम्मिलित नहीं होते, केवल इनकी मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल सम्मिलित होता है। जो मंत्रिमंडल होता है इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं। नेता प्रधानमंत्री होता है और इसके द्वारा जो कार्य हमने आपको बताया कि नीतिगत निर्णय लेना, अपने मंत्रालयों के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं यहां से जारी की जाती हैं। तो इसका मुख्य कार्य होता है, जो राजनीतिक कार्यपालिका है, नीतिगत निर्णय लेना। नीतिगत निर्णय लेना तथा जो राजनीतिक कार्यपालिका है, आप सभी को पता है जब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें सम्मिलित हैं तो लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित है। 5 वर्ष पश्चात यह मंत्रिमंडल भंग होगा, इसलिए यह अस्थायी है। यदि नीतिगत निर्णय अस्थायी रूप से कार्यपालिका के माध्यम से रहेंगे तो ज्यादा प्रभावी तरीके से नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमारे यहां गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भी व्यवस्था की गई, जिसे हम लोग ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, यानी प्रशासन कहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं। तो गैर राजनीतिक कार्यपालिका हमेशा प्रशासन होता है, प्रशासन। और यही राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा लिए गए निर्णय, जो योजनाएं हैं, उनको लागू कराने का काम करता है। इसे ही हम लोग प्रशासन कहते हैं। अब हम लोग समझ गए कि जो शासन है वह नीतिगत निर्णय लेता है तथा प्रशासन है उन निर्णयों को जो शासन ने लिया है उनको लागू करने का काम प्रशासन करता है। 2 बातें हम लोगों ने समझ ली कि जो हमारे लिए नीतियां बनाई जाती हैं, नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, उनका काम है शासन का करना तथा उनको लागू करने का काम
प्रशासन करता है और यह प्रशासन अस्थायी होता है। स्थायी, इसमें स्थायित्व पाया जाता है क्योंकि इनके जो सदस्य हैं उनका चयन होता है। चयन के माध्यम से ये अपनी सेवाएं देते हैं। जबकि आप लोग जानते हैं जो राजनीतिक प्रतिनिधि होते हैं इनका चयन नहीं होता, इनका होता है निर्वाचन। दो बातें स्पष्ट हैं, एक का होता है इलेक्शन और दूसरे का होता है सिलेक्शन। और यह है राजनीतिक कार्यपालिका है, इसके भंग हो जाने के पश्चात भी गैर राजनीतिक कार्यपालिका जिसे हम लोग प्रशासन कहते हैं वह बनी रहती है और इसके गैप को मेंटेन करती है, जिससे जनता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम लोगों ने शासन समझा, प्रशासन समझा, अब एक शब्द है अभिशासन, जिसे हम लोग गवर्नेंस कहते हैं। गवर्नेंस का तात्पर्य यह है कि जो प्रशासन है इसके काम करने का ढंग कैसा है, किस ढंग से प्रशासन कार्य करता है, उसे ही हम लोग गवर्नेंस कहते हैं। यानी प्रशासन के काम करने के तरीके को, काम करने के तरीके को हम लोग अभिशासन कहते हैं। अभिशासन यानी गवर्नेंस कहते हैं। और यह जो काम करने का तरीका है प्रशासन का, यदि काम करने का तरीका अच्छा हो जाए तो उसे ही हम लोग सुशासन कहते हैं। सुशासन, गुड गवर्नेंस कहते हैं। सुशासन कब होगा, कौन कौन सी बातें सम्मिलित होंगी, उसको हम लोग आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। शासन क्या है, प्रशासन क्या है तथा अभिशासन क्या है। आप लोगों को पता है जो माताएं बहनें होती हैं उनका अपने पिता से विशेष स्नेह होता है और वो अपने पिता को कष्ट में नहीं देख पाती। तो होता यह है कि लगभग सभी घरों में देखा जा सकता है जब माताएं बहनें अपने पति के यहाँ आती हैं तो उनकी चिंता अपने परिवार पे होती है, वो स्वाभाविक भी है। तो होता यह है यदि उनके पिता को कष्ट होता है तो पत्नी ने एक निर्णय लिया, अपने पति से कहा कि आपको मेरे पिता की सहायता करनी चाहिए। तो जो यह शासन है, यहाँ पर नीतिगत निर्णय पत्नी के द्वारा यह लिया गया कि हमें अपने पिता की सहायता करनी है। पति भी एक अच्छा प्रशासक है, अपनी पत्नी की बात मानता है और उसने भी निर्णय बनाया कि जैसा शासन ने कहा है वैसा मैं काम करूंगा। जो पत्नी के द्वारा इच्छा की गई है यानी नीतिगत निर्णय लिया गया है उसको मैं लागू करूंगा। तो वह लागू करने का प्रयास करता है तथा मदद वह जिस प्रकार से पहुंचाता है उसे का अभिशासन कहते हैं। यानी जो पद्धति अपनाता है मदद देने के लिए, हो सकता है पैसे की आवश्यकता हो सकता है कि शारीरिक मदद की आवश्यकता हो, किसी भी प्रकार की मदद हो सकती है। तो जिस तरीके से वह मदद पहुंचाता है उसे अभिशासन कहते हैं। लेकिन तो सुशासन वह तब बन जाता है कि जिसके लिए मदद की बात की गई, इस व्यक्ति को मदद की आवश्यकता है, इसके लिए मदद के लिए बात की गई है, तो उससे भी पूछा जाए कि हाँ आपको किस प्रकार की मदद चाहिए, आपकी भी उसमें सहभागिता हो, इस व्यक्ति की भी सहभागिता हो मदद करने वाले के साथ में, तो जाकर के वह सुशासन कहलाएगा। और ट्रांसपेरेंसी के साथ मदद की जाए तो उसे कहेंगे सुशासन। अब देखते हैं थोड़ा सुशासन को और अच्छे तरीके से। लोगों ने जो अभी तक देखा उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि सरकार ही शासन है यानी गवर्नमेंट है। दूसरा, ये प्रशासन के संदर्भ में बात की जाए तो जो नीतिगत निर्णय लेते हैं उसे हम शासन कहते हैं या सरकार कहते हैं, तथा जो उन नीतिगत निर्णयों को लागू करते हैं, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं, उनको हम लोग प्रशासन कहते हैं। और ये प्रशासन इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि जो शासन होता है अर्थात जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, वह समय समय पर भंग होती रहती है। लेकिन जो प्रशासन होता है, गैर राजनीतिक कार्यपालिका जिनका चयन होता है, प्रशासनिक अधिकारी, वे अपनी निर्धारित आयु तक सेवा करते हैं। तो ये गैप को मेंटेन करते रहते हैं। यानी कोई भी सरकार आए, किसी भी पार्टी की सरकार आए, तो जो ये प्रशासन होता है उस गैप को मेंटेन करने का काम करता है। और प्रशासन के संदर्भ में कहा गया है कि ये 3 P पर काम करता है, 3 P पे काम करता है। नंबर 1, तो यह परमानेंट होता है। परमानेंट यानी स्थायी होता है, स्थायित्व तो होता है इसमें। दूसरा, ये पेड होते हैं, यानी इनको निश्चित वेतन का भुगतान किया जाता है, पेड होते हैं।
तथा ये प्रोफेशनल होते हैं। 3P, प्रोफेशनल का मतलब अपने काम में निपुण होते हैं, दक्षता के साथ अपना कार्य कर सकते हैं। तीसरा हमने समझा अभिशासन किसे कहते हैं, यानी गवर्नेंस क्या है। गवर्नमेंट मीन्स शासन या सरकार, गवर्नेंस मीन्स अभिशासन, अर्थात जो ये प्रशासन है, जो शासन के द्वारा नीतिगत निर्णय बनाए गए हैं उनको जनता तक पहुंचाने के लिए योजनाओं को जो कार्य कर रहा है, तो वह कार्य किस तरीके से कर रहा है, किस पद्धति को अपना करके कार्य कर रहा है, तो उसे ही अभिशासन कहते हैं, यानी गवर्नेंस कहते हैं। तात्पर्य यह है प्रशासन के काम करने का तरीका गवर्नेंस कहलाता है, अभिशासन कहलाता है। और यह जो अभिशासन है इसमें से कुछ चीजें जोड़ दी जाए, यानी काम करने के तरीके में, प्रशासन के काम करने के तरीके में कुछ चीजों में बदलाव कर दिया जाए, कुछ चीजें जोड़ दी जाए, तो वह कहलाता है सुशासन, गुड गवर्नेंस। सुशासन क्या है? सुशासन में जो प्रशासन के अधिकारियों का काम करने का तरीका है, जो अधिकारी वर्ग काम करते हैं, यदि उसमें जवाबदेहिता आ जाए, अकाउंटेबिलिटी आ जाए, कोई भी अधिकारी है अपने कार्य को अच्छे से करे, कोई भी योजना है जनता तक पहुंचाना है तो प्रत्येक व्यक्ति, इसमें अधिकारी तंत्र होता है, हायरार्की होती है, ऊपर से नीचे तक अधिकारी तंत्र काम करता है, सबसे ऊपर सेक्रेटरी होता है, उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी होता है, इस प्रकार से फिर डीएम होता है, एसडीएम होता है, मतलब हायरार्की बनी हुई होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति की इसमें जवाबदेहिता सुनिश्चित हो, जिस अधिकारी को जो काम दिया जाए वह जवाबदेहिता के साथ अपना कार्य करे, तो यह सुशासन के अंतर्गत आएगा। दूसरी बात, पारदर्शिता हो, जो भी अधिकारी या कर्मचारी प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है वह अपना काम जब भी करे पारदर्शिता के साथ करे। और पारदर्शिता कब आएगी? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा जैसे जैसे। अब जैसे एक एग्जांपल है, आधार कार्ड के आ जाने से बैंकों में उससे लिंक कर दिया गया, राशन कार्ड की दुकानों पे जो उचित दर की राशन दुकानें होती है जिसे हम कोटा कहते हैं, उनमें आधार से लिंक कर दिया गया, तो उसमें जो गड़बड़ी हो जाती थी, जो भ्रष्टाचार हो जाता था, वो धीरे से कम हुआ है। यानी ट्रांसपेरेंसी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होगा पारदर्शिता आती जाएगी, तो पारदर्शिता हो जाए। तीसरा यह जन सहभागिता, यानी जो भी प्रशासन के अधिकारी जो भी कार्य करे उसमें जनता की भी राय ले, जैसे पंचायत इत्यादि के माध्यम से पंचायत की व्यवस्था की गई कि जनता के साथ आप सहभागिता निभाएं और उनकी भी बात सुने और उनके आधार पर काम करें। जैसे कहीं पर आवश्यकता है कि विद्यालय की आवश्यकता है और आप वहां पे जो है नाली खुदवा रहे हैं, तो आप पंचायत के सदस्यों से बात करें कि जो पैसा आया है उसको इस दिशा में भी लगाया जा सकता है, तो भी आपका सुशासन होगा, यानी कार्य करने का ढंग अच्छा हो जाएगा। पहले क्या करते थे, जो ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो काम करते थे, गवर्नेंस का तरीका होता था, ये लकीर के फकीर होते थे। यानी यदि इस मद में पैसा दे दिया गया, नाली खुदवाना है तो नाली ही खुदवाएंगे, भले ही वहां पे आवश्यकता विद्यालय की हो। लेकिन धीरे धीरे जब से गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया है भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में, वैसे वैसे चीजें बहुत हद तक सुधरी हैं। कार्य कुशलता के साथ काम करें, इफिशियंसी होनी चाहिए काम करने में। इफिशियंसी का तात्पर्य है संसाधन कम हो और उस कम संसाधन के बाद भी आप बेहतर रिजल्ट दे पाए, यानी कम संसाधनों के बाद भी एक अच्छा रिजल्ट आप दें, कार्य कुशलता उसे ही कहते हैं। कानून का शासन हो, यानी रूल ऑफ लॉ हो, जो नियम बने हैं, जो कानून है उसी के अनुसार आप काम करें। ऐसा नहीं है किसी विशिष्ट व्यक्ति को देखा तो आप उसके अनुसार काम करना शुरू करें, उसको लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उससे भी समस्या उत्पन्न होती है, यानी ये सुशासन में फिर नहीं आएगा। समभाव से न्याय करें, आप सभी व्यक्तियों के साथ आप बराबरी से न्याय करें। ऐसा नहीं है कोई पैसे वाले व्यक्ति को देख ले तो उसके साथ अलग व्यवहार, गरीब व्यक्ति है तो उसके साथ अलग व्यवहार, ऐसा नहीं करना चाहिए। तथा सार्वजनिक नीतियों पर आम बहस बनाने की कोशिश करें। कहीं पे यदि फॉरेस्ट है और वहां पे कोई बड़ी कंपनी स्थापित होना चाहती है, तो आप उन जंगली आदिवासियों की भी बात सुने, उनकी भी समस्याओं का निराकरण करें, उसके पश्चात आप वहां पे वो प्रोजेक्ट पे काम करने पे अपनी मंजूरी दें, इत्यादि चीजें। तथा समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ करें। अब समावेशी विकास का तात्पर्य है कि सभी जनता तक, जो हाशिए पर भारत के जो अंतिम छोर पर व्यक्ति खड़ा है, उस तक भी आप जो है पहुंचे, उसको भी मुख्य धारा से जोड़ने का
प्रयास करें, उसे समावेशी विकास कहते हैं। और समावेशी विकास कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है, उस व्यक्ति को सक्षम बनाएं, एम्पावर करें, उसको शिक्षा दें, उस तक योजनाओं के लाभ को पहुंचाएं, इससे जो है वह समावेशी विकास हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा कि शासन किसे कहते हैं, सरकार किसे कहते हैं, प्रशासन क्या है, अभिशासन गवर्नेंस क्या है तथा गुड गवर्नेंस क्या है। यदि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आया है तो आप अपने विचार कमेंट में अवश्य हमें बताएं और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिसके माध्यम से पॉलिटिकल साइंस विषय की नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों को आसानी से मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।